पिछले वीडियो में हमने गोलकनाथ केस बनाम पंजाब राज्य 1967 के बारे में जाना था। आज हम भारत के सबसे प्रसिद्ध केसवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बारे में जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। स्वामी केसवानंद भारती केरल के कासरगोड जिले के एडनया मठ के प्रमुख थे। 1970 में केसवानंद ने केरल सरकार के 2 भूमि सुधार कृत्यों को चुनौती दी, जिन्होंने मठ के संपत्ति प्रबंधन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था। प्रसिद्ध भारतीय वकील नानभोए पालखीवाला ने स्वामी को एक याचिका दायर करने के लिए राजी किया, जिसमें सरकारी हस्तक्षेप के बिना धार्मिक स्वामित्व वाली संपत्ति का प्रबंधन करने का अधिकार था। इस मामले की सुनवाई सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ ने की, जिसमें 13 न्यायाधीश शामिल थे। हाल ही में 6 सितंबर 2020 को केसवानंद का निधन हो गया। उन्होंने 1972 के 29वें संशोधन के माध्यम से केरल भूमि सुधार अधिनियम 1969 और 1971 की संविधान की 9वीं अनुसूची में प्रवेश को चुनौती दी, और संवैधानिक संशोधन 24वें और 25वें को मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने पर चुनौती दी। इसका आधार ये था कि किसी के धर्म का अभ्यास करने और उसका प्रचार करने, जो अनुच्छेद 25, और धार्मिक संप्रदाय की स्वतंत्रता, जिसमें उसकी संपत्ति का प्रबंधन और प्रशासन शामिल है, जो अनुच्छेद 26, और संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार है। 24वां संशोधन 1971, इसने गोलकनाथ निर्णय को उलट दिया और संसद को संविधान के मौलिक अधिकारों को संशोधन करने में सक्षम बनाया। 25वां संशोधन 1972, इसने संपत्ति के अधिकार पर अंकुश लगाया और सार्वजनिक उपयोग के लिए सरकार द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण की अनुमति दी, जिसके मुआवजे के भुगतान संसद द्वारा निर्धारित की जाएगी। अप्रैल 24, 1973 को 7-6 के बहुमत के साथ मुख्य न्यायाधीश SM सीकरी, जो अगले दिन सेवानिवृत्त होने वाले थे, सहित संवैधानिक पीठ ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसमें 709 पृष्ठों का समावेश था। सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के 24वें संशोधन को बरकरार रखते हुए फैसला सुनाया कि संसद के पास मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है, और सकारात्मक रूप से 25वें और 29वें संशोधन को वैध माना। बहुमत इस बात पर सहमत था कि संसद अनुच्छेद 368 की मदद से संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, बशर्ते संविधान की मूल नींव और संरचना बरकरार रहे। बहुमत वाले पीठ के न्यायाधीशों ने कहा कि संविधान के मूल ढांचे को समय समय पर न्यायालय द्वारा परिभाषित किया जाएगा। महत्वपूर्ण रूप से अदालत ने कहा कि संसद में किए गए संशोधन का मतलब संविधान बनाना नहीं होगा, इसलिए किसी भी परिस्थिति में बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, ताकि यह जांच की जा सके कि कोई भी अधिनियम या कानून भारतीय संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं या नहीं। केसवानंद भारती केस हार गए, लेकिन केस के नतीजों ने भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सही दिशा में प्रभावित किया। जजमेंट ने 1960 के बेरोबारी जजमेंट को खारिज किया, प्रस्तावना को भारतीय संविधान के एक हिस्से के रूप में बरकरार रखते हुए तर्क दिया कि अनुच्छेदों को भारत के संविधान में सभी की सहमति से इसके निर्माण के दौरान पेश किया गया था। ठीक इसी प्रकार प्रस्तावना को भी समान तरीके से जोड़ा गया था, और चूंकि प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक हिस्सा है, तो ये भी संशोधन योग्य है। मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980, इस निर्णय ने अनुच्छेद 368 के भाग 4 और 5 को निरस्त कर दिया, जो 42वें संशोधन में पेश किए गए थे। पीठ ने तर्क दिया कि संविधान में संशोधन करने में संसद की सीमाएं ही संविधान का मूल ढांचा है। ध्यान दें, 42वां संशोधन 1976, संसद को न्यायिक समीक्षा के बिना संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने के लिए शक्ति दी गई। वामन राव बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस 1981, इसमें न्यायाधीशों की पीठ ने कहा
कि सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, और यह बुनियादी संरचनाओं में से एक है। तो अदालत 9वीं अनुसूची में सन्निहित किसी भी अधिनियम की समीक्षा कर सकती है। अदालत ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 से पहले 9वीं अनुसूची में डाले गए अधिनियमों की समीक्षा नहीं की जाएगी, लेकिन इस तिथि के बाद अधिनियमों की समीक्षा किया जा सकता है। एसआर बोम्मई केस 1994। इसमें अदालत ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना और बुनियादी संरचनाओं में प्रस्तावना की धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता को शामिल किया, जिसे 42वें संशोधन में जोड़ा गया था।